नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। अब बिहार में क्या हो रहा है? चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, 202 सीटों से एनडीए ने प्रचंड जीत भी हासिल कर ली। अब बाकी क्या रह गया है? जनता को लगा कि अब हो गया खेल समाप्त, पर नहीं, यहां से असली खेल शुरू हो गया है। जितनी मीटिंग्स चुनाव के दौरान एनडीए के अंदर नहीं हुई थी, उससे ज्यादा मीटिंग्स पिछले 2 दिन में एनडीए में हो गई है कि आखिर किस पार्टी से कितने मंत्रालय सौंपे जाएंगे, क्या सियासी समीकरण बनेंगे और किस आधार पर मंत्रियों की लिस्ट बनाई जाएगी। यानी एक तरफ तो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहा है एनडीए, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय को लेकर गहमा गहमी भी है। और इसी बीच लालू परिवार में क्यों शोक सभा चल रही है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। चुनावी नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद पटना में जो राजनीतिक हलचल शुरू हुई वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही। एनडीए के सभी बड़े छोटे नेता एक दूसरे के घरों पर दौड़ लगा रहे हैं। नीतीश कुमार का आवाज तो वैसे भी बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन अब तो छोटे सहयोगी दलों के नेता भी लाइन लगाए खड़े हैं। जीत की खुशी में बधाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन इसके पीछे का असली एजेंडा मंत्रिमंडल विस्तार है। सबसे पहले नजर डालते हैं चिराग पासवान के घर पर हुई उस महत्वपूर्ण मीटिंग पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। चिराग पासवान ने न सिर्फ अपनी सीट हाजीपुर से जीत ली, बल्कि उनकी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया। अब चिराग एनडीए के अहम स्तंभ बन चुके हैं। शाम करीब 8:30 बजे की बात है जब बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग के पटना स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में गहन चर्चा हुई। बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन अंदर क्या बात हुई ये धीरे धीरे रिवाज से पता चला। फिर थोड़ी देर बाद दानापुर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी वहां पहुंच गए। रामकृपाल यादव वोट बैंक के बड़े नेता है और बीजेपी में उनकी अच्छी पकड़ है। उसके बाद जेडीयू के फुलवारी शरीफ से जीते श्याम रजक भी मीटिंग में शामिल हो गए। ये मीटिंग सिर्फ बधाई देने तक सीमित नहीं थी। पता चला है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का पूर्ण समर्थन तो दे दिया, लेकिन बदले में उन्होंने एक डिप्टी सीएम का पद और कम से कम 2 महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रालय भी मांगे हैं। ये मांग पिछले एनडीए सरकार के फॉर्मूले पर आधारित है, जहां छोटे घटक दलों को भी स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग दिए गए थे। चिराग जानते हैं कि उनकी पार्टी की ताकत अब बढ़ गई है। पासवान समाज का वोट बैंक उनके साथ है और केंद्र में मोदी सरकार में भी उनकी पार्टी का मंत्री है, इसीलिए वो मूल भाव में मजबूत स्थिति में है। इसी तरह की मीटिंग्स अन्य छोटे दलों के साथ भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी कुछ सीटें जीती है। मांझी तो पहले से ही मंत्री रहे हैं। उनकी पार्टी महादलित वोट बैंक की प्रतिनिधि है। कुशवाहा समाज के नेता है। ये दोनों नेता भी पटना में सक्रिय है। नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। एक मीटिंग में मांझी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी को पिछली तरह का सम्मानजनक हिस्सा मिलना चाहिए। सूत्र बता रहे थे कि छोटे दलों को मिलाकर 4-5 मंत्रालय दिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े विभाग जेडीयू और बीजेपी के पास ही रहेंगे। जातीय समीकरण यहां निर्णायक भूमिका निभा रहे। बिहार की राजनीति जाति से अलग होकर नहीं चलती। नीतीश कुमार कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग के नेता है। बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, महादलित और सामान्य वर्ग को साधा है। अब मंत्रिमंडल में हर जाति को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है। ईबीसी, दलित, अति पिछड़ा, वैश्य सभी को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर कोई जाति नाराज हो गई तो 5 साल की सरकार
सरकार मुश्किल हो सकती है। पटना की इन लोकल मीटिंग्स के पीछे दिल्ली का हाईकमान पूरी तरह सक्रिय है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और संजय झा विशेष रूप से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मुलाकात की। ये मीटिंग कई घंटों तक चली। इससे पहले बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े भी अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखे हुए थे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर कोई विवाद नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि नीतीश ही चेहरा रहेंगे क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया है। लेकिन मंत्रालय का बंटवारा सीटों के अनुपात में होगा। जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें जीती है। जेडीयू करीब 90 से 95, बीजेपी 85 से 90 के आसपास, इसलिए दोनों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ताकत के बल पर गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे ही डिपार्टमेंट्स अपने पास रखना चाहेगी। जेडीयू ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल संसाधन जैसे विभागों पर फोकस करेगी जो नीतीश की इमेज से जुड़े हैं। दिल्ली मीटिंग्स में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, डिप्टी सीएम की संख्या। पिछली सरकार में 2 डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। अब चिराग पासवान भी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जातीय बैलेंस के लिए एक डिप्टी सीएम अति पिछड़ा, एक दलित या महादलित से हो सकता है। शपथ ग्रहण की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते तक सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार पटना में शांत बैठे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली से अंतिम ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। बाहर जश्न का माहौल है। पटना की सड़कों पर एनडीए कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, नीतीश मोदी के पोस्टर लगे हैं, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मंत्रालयों के लिए इतना दबाव है कि छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है। अब आते हैं उस दर्दनाक हिस्से पर जहां हार की पीड़ा परिवार को तोड़ रही है। महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के आवाज पर जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति के इतिहास में काला अध्याय बन गया है। राबड़ी देवी का घर जो कभी सत्ता का केंद्र होता था, अब शोक सभा जैसा लग रहा है। तेजस्वी यादव जो पूरे चुनाव अभियान में युवा ऊर्जा का प्रतीक बने थे, हार के बाद पूरी तरह टूट गए हैं। परिवार के अंदर हार की समीक्षा मीटिंग चल रही है, सभी नेता इकट्ठा थे, कारणों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान तेजस्वी का गुस्सा अपनी बड़ी बहन रोनी आचार्य पर फूट पड़ा। रोनी आचार्य लालू की सबसे प्रिय बेटी है, जिन्होंने पिता को किडनी डोनेट की थी। इस चुनाव में वो पहली बार सक्रिय हुई, सोशल मीडिया पर आरजेडी के लिए कैंपेन किया, पोस्ट डाले, लेकिन तेजस्वी को लगा कि उनकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। मीटिंग में तेजस्वी ने रोहिणी पर चिल्लाते चिल्लाते कहा कि तुम्हारी वजह से हम चुनाव हार गए, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार शापित है। बात यही नहीं रुकी, गुस्से में तेजस्वी ने चप्पल उठाई, गालियां दी और रोहिणी को अपमानित कर घर से निकाल दिया। रोनी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखकर पूरा वाक्य बता दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने हार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, लेकिन मुझे बुरी तरह अपमानित किया गया। मेरी किडनी डोनेशन को लेकर ताने दिए गए, मैंने करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदा और पापा को किडनी दी। रोनी ने आगे लिखा, किसी भी परिवार में रोनी आचार्य जैसी बेटी पैदा ना हो। मैं अब राजनीति छोड़ रही हूँ, परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, मेरा अब कोई परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी यादव, उनके जीजा संजय यादव और रमीश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जब मैंने उनके सहयोगियों की गलतियों पर सवाल उठाए तो मुझे घर से भगा दिया गया। ये पोस्ट वायरल हो गई है, बिहार से लेकर देश भर में चर्चा छिड़ गई है। लालू परिवार जो यादव एकता का प्रतीक था, अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी चुप है, लालू प्रसाद सिंगापुर में इलाज करवा रहे हैं। तेजस्वी ने अभी तक कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन आरजेडी के अंदर
खलबली मच गई है। यादव वोट बैंक पहले से ही एनडीए की ओर खिसक रहा था। परिवार का ये कला और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रोहिणी का बयान महिलाओं और बेटियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि राजनीति में कितना भी त्याग करो, सम्मान नहीं मिलता। तेजस्वी की ये हताशा दिखाती है कि हार कितनी गहरी है। महागठबंधन सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गया। तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। अब आरजेडी की राह और ज्यादा कठिन हो गई है। तो ये थी बिहार की सियासत की वो दो विपरीत तस्वीरें, जहां एक तरफ एनडीए में जश्न के साथ मंत्रालय की सौदेबाजी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू घर में शोक और परिवार का बिखराव नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।